ठंडी काटने वाली बर्फीली पहाड़ों की हवाएं अपने साथ एक तबाही की आहट लेकर चल रही थीं। अभी कुछ समय पहले तक सफेद चोटियों की शांति पूरी तरह सलामत थी, लेकिन अचानक एक दानवी लहर ने सब तोड़ दिया। सफेद फर वाले खूंखार जानवरों की एक बेकाबू भीड़ भूख से पागल होकर आगे बढ़ती चली आई। ये विशाल और शिकारी जीव चमकती नीली आंखों के साथ एक ही इरादे से हमला कर रहे थे। उनकी दहाड़ें जमी हुई घाटियों में गूंज रही थीं। राज्य की रक्षा दीवारें अपनी हद तक धकेल दी गईं। जब ये झुंड किले की दीवारों के नीचे पहुंच गया, ऊंची प्राचीरों से धनुर्धरों ने लगातार तीरों की बारिश शुरू कर दी। तीर हवा को चीरते हुए नीचे मौजूद राक्षसी जानवरों के घने फर और मांस में धंसते गए। सफेद बर्फ पर खून के छींटे फैल गए और आगे की पंक्तियों के कई दैत्य ढेर हो गए। लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये कोशिश लगभग बेकार लगने लगी। ये जानवर अपने मरे हुए साथियों के ढेर से भी नहीं डरे, बल्कि एक डरावनी जिद में उन्होंने उन्हीं लाशों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खून से सने शवों पर चढ़ते हुए वे पत्थर की दीवारों पर ऊपर तक पहुंचने लगे। प्राचीरों पर खड़े सैनिक बुरी तरह घबरा गए। वे अपने भाले नीचे की ओर जोर से धकेलते रहे ताकि चढ़ते हुए दैत्यों को रोक सकें। रुको, उन्हें ऊपर मत आने दो, जैसी चीखें उन जानवरों की भारी गुर्राहट में दब गईं। हालात और बिगड़ गए जब झुंड के बीच से एक विशाल एलीट दैत्य बाहर निकला। वो बाकी सबसे कहीं ऊंचा था। उसके हाथ में चमकती नीली बर्फ से बना एक बहुत बड़ा गदा जैसा हथियार था जो ठंडी ऊर्जा से धड़क रहा था। उसकी दहाड़ से दीवार की नींव तक कांप उठी। वो केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं था। उस दैत्य ने अपनी भारी गदा को इतनी भयानक ताकत से घुमाया कि पत्थर और हड्डी दोनों टूट सकते थे। सैनिकों के बीच डर फैलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि ट्यूरियन नाइट्स के लड़ाई में शामिल होने के बाद भी वे पीछे धकेले जा रहे हैं। डोनार्ड जैसे अहम योद्धाओं की गैर मौजूदगी गहराई से महसूस हो रही थी, और साधारण सैनिक इतनी भयानक स्थिति में उम्मीद ढूंढने के लिए जूझ रहे थे। वे डर से देखते रहे जब वो विशाल दैत्य अगला विनाशकारी वार करने की तैयारी करने लगा। तभी बर्फीले तूफान को चीरती हुई लाल चमकती एक रेखा दिखाई दी। गिजलिन के अधीनस्थ लाल बालों वाला योद्धा गिलियन युद्ध भूमि में ऐसे उतरा जैसे उसकी मौजूदगी ही खेल पलट दे। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वो बस शामिल नहीं हुआ, बल्कि सीधे राक्षसी भीड़ के दिल में घुस गया। उसके हाथों में डोनार्ड से लिया गया एक भारी विशाल तलवारनुमा पट्ट था जो गिजलिन के हथियारों जैसी शक्ति से गूंज रहा था। जैसे ही गिलियन उतरा, उसने तबाही का तूफान खड़ा कर दिया। सैनिकों ने उसे तुरंत पहचान लिया। उनकी आवाजें हैरानी और राहत से भर उठी जब उन्होंने आयन क्लिफ के नए राजा के रूप में उसका नाम पुकारा। गिलियन की लड़ाई करने की शैली बेरहम और सीधी थी। उसके हर वार से अंग हवा में उड़ते और बर्फ लाल कीचड़ में बदल जाती। अपनी ताकत के बावजूद गिलियन खुद से बड़बड़ाया। वो इस हथियार के बेहिसाब वजन को कोस रहा था और सोच रहा था कि कोई इतना भारी चीज कैसे उठा सकता है। फिर भी उसकी चाल में कोई रुकावट नहीं आई। उसने उसी वजन को अपनी ताकत बना लिया और तलवार की रफ्तार से सफेद फर वाले दैत्यों की खोपड़ियां चकनाचूर करता गया। इस हाहाकार के बीच युद्ध की एक गहरी परत सामने आई। यादों के रूप में गिजलिन की आवाज और छवि मार्गदर्शक बनकर उभरी, जो युद्ध के असली सिद्धांत समझा रही थीं। असली आधार केवल ताकत नहीं, बल्कि डर पर जीत और दुश्मन की रक्षा को भेदने की समझ है। गिजलिन ने सिखाया कि अगला स्तर क्रियान्वयन है, यानी जीवन और मौत की स्थिति में तकनीक का सही इस्तेमाल। और यही दर्शन तब जीवंत हो उठा जब दृश्य एक बेहद तीव्र द्वंद्व पर केंद्रित हुआ, जहां मानव शरीर की हर हरकत की बारीकियों को विस्तार से दर्शाया गया। ये समझाता है कि हर हरकत की शुरुआत कंधों से होती है, उसके बाद शरीर के गुरुत्व केंद्र में बदलाव आता है और फिर पैरों की सटीक जमावट होती है। यही वे संकेत हैं जो शरीर हमले से पहले ही भेज देता है। गिलियन या शायद गिजलिन की ट्रेनिंग की याद इसका प्रदर्शन करता है, जब वो हट्टन जैसे कुशल प्रतिद्वंद्वी के सामने डटकर खड़ा होता है। अब ये लड़ाई कोई बेतरतीब मारपीट नहीं, बल्कि शारीरिक संकेतों की शतरंज बन चुकी है। इन बेहद सूक्ष्म हरकतों को पकड़कर कोई भी योद्धा वार होने से पहले ही अगले कदम का अंदाजा लगा सकता है। ये समझ का स्तर किसी भी आकार या ताकत वाले विरोधी के सामने डटने की क्षमता देता है। फिर युद्ध एक उग्र टकराव में बदल जाता है, जहां तकनीक और कच्ची ताकत आमने सामने भिड़ती हैं, और नतीजा एक निर्णायक वार की धार पर लटक जाता है। भारी तलवारों की टक्कर की गूंज पूरे मैदान में फैल जाती है, एक तीखी धात्विक आवाज जो चारों ओर के हंगामे को चीर देती है। हट्टन, जिसका चेहरा मिट्टी और खून से सना है, शुद्ध और बेकाबू हैरानी में घूरता रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी हैं और सामने खड़े लाल बालों वाले योद्धा पर जमी हैं। वो इस टकराव की सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहा। उसका वो वार, जिसे उसने वर्षों की लड़ाइयों में परफेक्ट बनाया था, पहले ही भांप लिया गया और ऐसी सटीकता से पलटवार हुआ जो लगभग अलौकिक लगती है। वो मन ही मन सोचता है, क्या उसके विचार तक पढ़ लिए जा रहे हैं? क्योंकि वो गिलियन की सामान्य मना उपस्थिति को उसकी असाधारण युद्धक क्षमता से जोड़ नहीं पा रहा। गिलियन ठंडी पहाड़ी हवा के बीच नीले और राख रंग के वस्त्रों में अड़िग खड़ा है। उसका चेहरा शांत लेकिन गहरी एकाग्रता से भरा है। वो अपनी कला का कोई तुरंत खुलासा नहीं करता, और दोनों के बीच की खामोशी हट्टन की बेचैनी को और बढ़ा देती है। हट्टन हांफते हुए अपने पांव संभालने की कोशिश करता है। वो गिलियन के शरीर को देखता है, जो आमतौर पर ऐसी कुचल देने वाली ताकत से जुड़ी विशाल कदकाठी वाला नहीं दिखता। वो उस आदमी का नाम जानने की मांग करता है जिसने उसे इस हद तक धकेल दिया। गिलियन आखिर बोलता है,
उसकी आवाज दूर से आती तलवारों की टकराहट के बीच भी स्थिर रहती है। वो खुद को कोई साधारण भाड़े का सैनिक नहीं बल्कि फेनेरस नाइट्स का कप्तान बताता है। ये खुलासा हट्टन पर किसी शारीरिक प्रहार की तरह गिरता है। उसने तो पौराणिक श्वेत सिंह का सामना करने की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ एक लाल बालों वाला कप्तान है जो अकेले ही उसकी रक्षा पंक्ति तोड़ रहा है। हट्टन की आंखों में उलझन साफ दिखती है। शक्ति की वो सीढ़ी जिसे वो अब तक समझता था, इसी खून से भीगी बर्फ पर उसी पल दोबारा लिखी जा रही है। पास ही गिल लायन भारी शरीर के साथ जमीन पर पड़ा है। उसका काले शेर के सिर के आकार वाला कवच बुरी तरह टूटा है और उसकी सफेद दाढ़ी उसके अपने घावों के लाल खून से रंगी है। वो इस टकराव को थकी निगाहों से देख रहा है। गिलियन अपने गिरे हुए साथी की ओर देखता है। उसकी आवाज में कठोर सम्मान और रणनीतिक समझ का मिश्रण है। वो बूढ़े योद्धा से कहता है, चुप रहो और नीचे ही पड़े रहो। साफ कर देता है कि अब इस लड़ाई का सारा बोझ उसके कंधों पर है। गिलियन चुपचाप युवा कप्तान की क्षमता को स्वीकार करता है जो अधूरा काम पूरा करने आया है। हट्टन अपनी खोती हुई धाक को वापस पाने की कोशिश में अपने वंश और उपलब्धियों का बखान करने लगता है। वो चिल्लाकर बताता है कि उसने भव्य रात्रि द्वंद्वों में 5 जीत हासिल की हैं। वे युद्ध जहां पूरे क्षेत्रों की किस्मत तय हुई थी। हट्टन के लिए ये 5 जीत एक नाइट के करियर की चोटी हैं और इस मैदान में खड़े होने का उसका अधिकार साबित करती हैं। लेकिन गिलियन हल्की ऊब के भाव से बस सुनता रहता है। जब वो जवाब देता है तो हट्टन के घमंड को ठंडी सच्चाई से तोड़ देता है। वो अपने स्वामी गिजलिन का जिक्र करता है और कहता है कि जिस व्यक्ति का वो अनुसरण करता है उसने 100 से भी अधिक बार जीवन और मृत्यु के संघर्ष झेले हैं। 100 का वो आंकड़ा हवा में ठहर जाता है और हट्टन पल भर के लिए जड़ हो जाता है। 5 और 100 का फर्क सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि अनुभव और जीवित बच निकलने की उस गहराई का है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। एकाग्रता का ये छोटा सा टूटना गिलियन को वो मौका दे देता है जिसकी उसे जरूरत थी। वो तेजी से आगे लपकता है। उसकी हरकतें लाल और नीले रंग की धुंध सी बन जाती हैं। मुकाबला अब बिजली जैसी रफ्तार वाले तकनीकी आदान प्रदान में बदल जाता है। गिलियन अपनी फुर्ती को पूरी सीमा तक इस्तेमाल करता है। वो हट्टन के बेताब वारों के बीच ऐसे लहराता हुआ निकलता है कि चांदी के कवच वाला नाइट सुस्त नजर आने लगता है। गिलियन केवल वार नहीं कर रहा बल्कि हट्टन की पूरी मुद्रा तोड़ रहा है। वो एक जोरदार ऊंची किक मारता है जो हट्टन को चौंका देती है। टक्कर की ताकत उसके चांदी के कवच की प्लेटों को हिला देती है। हट्टन जो काउंट डेस्मंड के प्रति अंधभक्ति से भरा है, आदिम गर्जना करता है। वो अपनी तलवार को सिर के ऊपर उठाकर जल्लाद जैसा भारी वार करने की तैयारी करता है और चीखता है कि कोई भी उसके स्वामी के रास्ते में नहीं आएगा। उसके चांदी के कवच का वजन और उसकी हताशा की रफ्तार इस एक वार में समा जाती है। लेकिन गिलियन की ट्रेनिंग चमक उठती है। वो हट्टन के गुरुत्व केंद्र में बदलाव और उसके कंधों की तनावट को पहले ही भांप लेता है। गिलियन का ध्यान पूरी तरह केंद्रित है। उसकी नीली आंखें हट्टन की तलवार की दिशा को ट्रैक कर रही हैं। जवाबी वार की तैयारी करते हुए उनके पैरों से उठी मिट्टी धुंध बनकर हवा में तैरती है, जैसे किसी पुराने योद्धा के घमंड को नए ज्यादा कारगर युद्ध दौर के सामने चुपचाप टूटते देख रही हो। उनकी नजरों की तीव्रता साफ है। हट्टन की आंखों में बुझती हुई जिद की आखिरी चमक और गिलियन की आंखों में बिना डर की ठंडी तेज धार। दोनों तलवारों के रगड़ने की धात्विक चीख भारी हवा को चीर देती है। गिलियन अपने भारी हथियार के बावजूद सहज लय में बढ़त बनाए रखता है। वो नीचे झुककर फिसलता है, उसका नीला लबादा उखड़ी हुई धरती पर परछाई सा लहराता है। काउंट डेस्मंड का चांदी कवचधारी अधीनस्थ हट्टन खुद को धीरे धीरे पीछे पड़ता पाता है। उसकी चालें जो कभी औपचारिक रात्रि द्वंद्वों की सख्त शैली से तय होती थीं, अब लाल बालों वाले कप्तान के अनोखे और लगातार दबाव में डगमगाने लगती हैं। तभी युद्ध के बीच अचानक हट्टन चतुराई से अपनी तलवार घुमाकर हत्थे से चौड़ा वार करता है। गिलियन इस अचानक हमले से चौंक कर संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह असुरक्षित। मौका देखकर हट्टन तलवार उल्टी घुमाकर सीधे गिलियन के सिर की ओर वार करता है। गिलियन मन ही मन सोचता है, इतनी नजदीकी दूरी से बचना नामुमकिन है। वो सबसे बुरे के लिए तैयार होता है। तभी अचानक गिलियन हवा में ही हट्टन के वार को रोक देता है और गिलियन की जान बचा लेता है। गिलियन ये मौका नहीं चूकता। वो पलटवार करता है। हट्टन तुरंत प्रतिक्रिया देकर पीछे कूदता है और बाल बराबर अंतर से बच जाता है। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। गिजलिन के दोनों सैनिकों के बीच का बंधन इस भीषण पल में भी साफ दिखता है। गिलियन अपनी नजरें विरोधी से हटाए बिना अनुभवी योद्धा का हाल पूछता है। उसकी आवाज चिंता से कसी हुई है। गिल लायन अपने खून से भीगे हाल और पास खड़े उपचारक की मौजूदगी के बावजूद कहता है कि वो अभी भी इतना चल सकता है कि काम आ सके। बूढ़ा शेर अभी अपनी आत्मा की आग बुझने देने को तैयार नहीं है। हट्टन की झुंझलाहट कच्चे गुस्से में फट पड़ती है। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसकी सुनहरी दाढ़ी पसीने और खून से चिपकी है और वो थूकते हुए उन्हें घटिया भाड़े के सैनिक कहकर अपमानित करता है, जिनमें सच्चे नाइट्स वाला सम्मान नहीं है। हट्टन के लिए युद्धभूमि वही नियम माने जिन प्रतियोगिताओं पर वो कभी राज करता था, लेकिन उसके सामने खड़ी सच्चाई किसी भी नियम को मानने से इनकार कर रही है। उसकी दुनिया बिखर रही है और वो अपने घमंड को आखिरी कवच की तरह पकड़े हुए है। तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है जब गिल लायन तेज चेतावनी देता है। वो गिलियन को लापरवाह न होने को कहता है और एक अहम सच उजागर करता है कि हट्टन विक्टर का गुरु था, वही ताकतवर दुश्मन जिसने पहले उन्हें मौत की कगार तक ढकेल दिया था। ये खुलासा लड़ाई की दिशा बदल देता है। गिलियन का चेहरा सख्त हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि सामने खड़ा आदमी किस तरह का है। दोनों मान लेते हैं कि हट्टन घायल शिकारी है और अपनी हताशा में सबसे ज्यादा खतरनाक है। वे तय करते हैं कि उनके पास बस एक मौका है, एक ऐसा खुला पल जिसमें निर्णायक वार करना होगा जो चूकना नहीं चाहिए।
इसके बाद जो होता है वो स्वर्ग जैसी तालमेल वाली लड़ाई का नजारा है। गिलियन और गिलियन एक घातक मशीन के दो हिस्सों की तरह चलते हैं। वे सिर्फ हमला नहीं करते, वे पूरी तरह दबाव बना देते हैं। गिलियन अपनी भारी तलवार के साथ आगे बढ़ता है, हट्टन का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए, जबकि घायल होने के बावजूद गिलियन अपनी चालों को समन्वित करने की ताकत जुटा लेता है। ये युद्ध नृत्य क्रूर और सटीक है। मुक्के हड्डियां तोड़ देने वाली ताकत से पड़ते हैं और लातें सालों के जिंदा बचने के अनुभव का वजन लेकर गिरती हैं। हट्टन वारों के ऐसे तूफान में फंस जाता है जिसे वो किसी भी हाल में रोक नहीं सकता। उसका चांदी का कवच, जो कभी उसकी हैसियत का प्रतीक था, अब डेंट पड़ा और खून से सना पिंजरा बन चुका है। वो पिटकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। दोनों के संयुक्त हमले की बेकाबू तीव्रता उसे नीचे दबा देती है। जमीन पर हाँफते और खून उगलते हुए भी वो कायरता का आखिरी आरोप लगाने की कोशिश करता है। वो मानने को तैयार नहीं कि नाइट्स दो बनाम एक लड़ सकते हैं। उसके लिए ये उसकी पवित्र आचार संहिता के खिलाफ है। उसके ऊपर खड़ा गिलियन ठंडी और बेरहम स्पष्टता से नीचे देखता है। वो किसी औपचारिक सम्मान भरे शब्दों का सहारा नहीं लेता, बल्कि इस दुनिया की असली सच्चाई बोलता है। वो हट्टन से कहता है, ये कोई प्रतियोगिता या सम्मान का खेल नहीं है, ये युद्ध भूमि है। गिलियन घोषित करता है। उसकी नीली आंखें बर्फीली चमक से चमकती हैं और युद्ध भूमि पर नतीजा ही सब कुछ होता है। इन शब्दों के साथ वो दुश्मन के पुराने आदर्शों को ठुकरा देता है और अपने स्वामी तथा साथियों के जीवित बचने को सबसे ऊपर रखता है। फिर एक आखिरी भारी प्रहार की गूंज फैलती है, ऐसा स्वर जो पूर्ण अंत का संकेत देता है और हट्टन की अवज्ञा का अध्याय बंद कर देता है। दृष्टि अब गिरे हुए नाइट से हटकर उस व्यक्ति पर जाती है जिसने उसे भेजा था, काउंट डेस्मंड। पीली चुभती आंखों वाला आक्रमणकारी दूर से देख रहा है। उसका चेहरा, जो आमतौर पर रईसी घमंड से भरा रहता था, अब जिंदगी का सबसे अनचाहा झटका झेलने जैसा दिख रहा है। अभी क्या हुआ? वो अपने एलीट अधीनस्थ को टूटते बिखरते देखता रह जाता है। उसकी सेना की रफ्तार के टूटने का एहसास आखिरकार उस पर साफ हो जाता है। उसकी सांस अटकती है और माथे की नस फड़क उठती है। गले में गुस्से की आदिम चीख उभरने लगती है। बाजी सिर्फ पलटी नहीं है, बल्कि ऐसी हिंसक ताकत से उस पर गिरी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।